स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज करम योगी दिवाकर बोत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल। आज का पॉइंट सीधी बात, जो मेंस आने वाला है अभी 15 सितंबर से स्टार्ट जो हो रहा है मेंस, उस मेंस के अंदर जो ऑप्शनल का पेपर रहेगा उस ऑप्शनल का प्रिडिक्शन क्या होना चाहिए, क्या सोशियोलॉजी के अंदर क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं और अगर आप इनको तैयार कर लो तो शायद कुछ एक बेहतर मार्क्स की एक आस रखी जा सकती है और फॉर श्योर at least you can improve your score on the basis of your understanding of these topics। और सोशियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा पेपर रहा है जिसके अंदर हमने कॉन्स्टेंटली देखा है कि पेपर प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इनफैक्ट पिछले 3 साल से जो हम प्रिडिक्शन करते आए हैं उसके 85% टॉपिक्स एंड समटाइम्स वी वर आल्सो प्रिडिक्टिंग द क्वेश्चंस एज वेल, वो प्रिसाइजली आए हुए हैं। एंड टुडे दिस वीडियो इज फॉर द वेलफेयर ऑफ दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग दिस ईयर्स मेंस। आई विल कीप द वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल बिकॉज दोज पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो शायद कहीं ना कहीं इस साल का मेंस जो दे रहे हैं और उनके पास हमेशा टाइम की लिमिट थोड़ी सी कम ही रहती है। टॉपिक 1 अगर देखें चैप्टर 1 से 2 टॉपिक जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो इस साल 100% आने चाहिए। व्हेन आई से 100% यस, ये वाले टॉपिक आप शॉर्ट तैयार करके जाओगे। एक रिचुअल के जैसे यूरोपियन मॉडर्निटी हमेशा आया है, बट जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो कन्वेंशनल टॉपिक जो मॉडर्निटी से रहा है कि इवोल्यूशन या बर्थ कैसे हुआ सोशियोलॉजी का यूरोपियन मॉडर्निटी, वो यूरोपियन मॉडर्निटी से बाहर निकल के ओवरऑल होलिस्टिक एक नेचर ऑफ मॉडर्निटी पे आ रहा है, जहां पे कई बार वो इंडिया का वर्ड भी मेंशन कर देता है और किसी टाइम पे वो एक इवोल्यूशन की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्निटी। एक जो थंब रूल में अभी आपको सजेस्ट करूंगा कि पोस्ट मॉडर्निटी के कुछ फीचर्स देख लो। Obviously, it's not possible for me to cover the details of modernity and post-modernity। बस एक क्लू दे देता हूं, एंथनी गिडन्स और मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी गूगल सर्च करना, 6-7 पॉइंट है, वो 6-7 पॉइंट लिख के रख लो। वो 100% आपको यूज करना है when a question comes here and when a question is more holistic, not just related to your European modernity। दूसरी चीज जो है कंपैरिजन, ये 20 मार्कर का क्वेश्चन नॉर्मली आता है, लेकिन अगेन यहाँ पे जो चेंज देखी जा रही है वो कन्वेंशनल कंपैरिजन किसी एक सब्जेक्ट से नहीं बट एक होलिस्टिक कंपैरिजन सोशियोलॉजी विद सोशल साइंस से कर रहा है। इधर आपको एक पैटर्न जरूर दिमाग में रखना चाहिए कि पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट जो चैप्टर 2 में आप पढ़ते हो उन दोनों का यूज जरूर हो यहां पे। इस टॉपिक के अंदर जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूं, पॉजिटिविज्म या तो एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन बनता है या एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन बनता है। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, आज शायद 10-20 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड इंट्रो और कंक्लूजन एक कंपैरिजन के लिए बना के रख लो। बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं, हावर्ड बेकर है, एंथनी गिडन्स है, हर्बर्ट मार्क्यूज है, देयर गुना मर्डियाल है, देयर आर स्कॉलर्स। अब 2-3 स्कॉलर्स को लिख के रखो, एक ऐसे फर्रे बना लो 5-10 पेज के जहां पे आप उनको रिवाइज करोगे जस्ट immediately before your paper 1 sociology। Coming to chapter 2, ये 2 टॉपिक है जो सर्टेनिटी रखते हैं as far as this year's mains is concerned। The first one is sociology and science। ये इसलिए क्योंकि कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी एंड साइंस का जो कंपैरिजन है वो काफी टाइम आता है और दोनों में से एक टॉपिक आता है। चैप्टर 1 में हमको लगता है कि कॉमन सेंस नॉलेज नहीं आना चाहिए इस साल, और साइंस का मैं सो श्योर हूं कि आई कैन सी दिस इज वन ऑफ द शॉर्ट टॉपिक व्हिच आई कैन से इन द एंटायर पेपर 1 इफ यू हैव टू प्रिपेयर। सोशियोलॉजी और साइंस की एक रिलेशनशिप, एक एसेंस मैं आपको बता दे रहा हूं। साइंस एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है और सोशियोलॉजी एक ऑब्जेक्टिव एक टाइम पे माना गया जब पॉजिटिविस्ट डोमिनेट करते थे, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन वैल्यूज को वो स्टडी करते चले गए वो ऑब्जेक्टिविटी कम होने लगी। बिकॉज जब आप वैल्यूज को पढ़ते हो तो लोगों का सोच, विचार, आइडियोलॉजीज, बिलीफ सिस्टम्स और एक रिसर्चर की भी बिलीफ सिस्टम्स इंपैक्ट करती है स्टडीज को। यू कैन नॉट, बट एक जो चीज आपको पेपर में लिखनी है कि अगर सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं इज अ डिबेट विच इज लॉन्ग डेड एज पर एंथनी गिडन्स। साइंस एंड साइंटिफिक मेथड हैज नो रेलेवेंस इन कॉन्टेम्पररी टाइम इन द स्फीयर ऑफ सोशियोलॉजी, एंथनी गिडन्स बोलते हैं। बट इससे आगे जाके ये समझो कि क्या अगर सोशियोलॉजी साइंस मान भी लिया जाए तो क्या वो सोशियोलॉजी के बेहतरी के लिए है या फिर सोशियोलॉजी को शायद उससे नुकसान होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कंक्लूड करना। सो द डिबेट इज नॉट वेदर अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन इज साइंस और नॉट, बिकॉज इवन इन कॉन्टेम्पररी टाइम द साइंस इज बिकमिंग interdisciplinary with the rise of artificial intelligence। We often see that science have started inculcating those human values in the machines which were considered as absolutely scientific। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप यूज कर ले जाओगे यहां पे तो एटलीस्ट कम से कम वो 1 या 1.5 मार्क ज्यादा मिल जाएगा, मोर देन दैट एवरेज विच यू नॉर्मली गेट। दूसरा जो टॉपिक है, मुझे लगता है मेजर थियोरिटिकल स्ट्रैंड पिछले 5 साल में काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। आई डू अंडरस्टैंड एथनो और फिनो को डायरेक्टली पूछ लिया गया है और मल्टीपल टाइम पूछ लिया गया इन पास्ट 5 years, बट येट ये 2 टॉपिक ऐसे जिसमें शायद थोड़ी सी क्लियरिटी कम है। माई रिकमेंडेशन इज एक एथनो का
2 पैरा का नोट्स लिख के रखो और एक फिनोमिनोलॉजी का लिख के रखो। अब डिपेंडिंग अपॉन वो ऑन्टोलॉजी पूछ रहा है, एपिस्टेमोलॉजी पूछ रहा है, इंडिविजुअल पूछ रहा है, रिफ्लेक्सिविटी पूछ रहा है, उसके बेसिस पे शायद ये दोनों अप्रोचेस को आप अच्छे से समझ सकते हो। सो माय रिकमेंडेशन, प्लीज डू स्टडी फिनो एंड एथनोमेथोडोलॉजी, बिकॉज नॉर्मली सिंबॉलिक, इंटरैक्शनिस्ट और वेबेरियन हार्मोनिटिकल अप्रोच तो आपका क्लियर होता है बिकॉज ऑफ द थिंकर्स बीइंग योर सिलेबस पार्ट, बट ये दोनों अप्रोच प्लीज पढ़ के अच्छे से जाओ। इसमें क्वेश्चन आने से स्कोरिंग मार्क्स ज्यादा लाने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स आर ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली पुअर एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड। कमिंग टू चैप्टर 3, यस, वन थिंग लेट मी मेक इन चैप्टर 3, प्रिसाइज प्रिडिक्शन तो नहीं किया जा सकता बिकॉज ये चैप्टर के ऊपर जब क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आए, इनफैक्ट 40-40 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, जो इस चैप्टर को सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है ऑलमोस्ट बाई ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कोचिंग करे सो करे, स्टूडेंट भी कर रहे हैं उसको इग्नोर। Obviously for precise prediction possible नहीं है, but I certainly feel that the concept of validity specifically is definitely going to make an impact this year. अब वैलिडिटी टॉपिक को अच्छे से तैयार करो। अगर आपके पास किताब है तो हरलंबस में वैलिडिटी को 3-4 पेज में बहुत अच्छे से समझाया गया है। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी क्या हो सकती है, डू हैव अ लुक टू दैट। मेजरमेंट वैलिडिटी क्या होती है, इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या होती है, प्लीज डू रीड दैट अप। एक बार वैलिडिटी वाला अच्छे से एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा, थिंग्स वुड बी इजी। मैं आपको एक कंटेंट यहां पे जरूर ऐड करके दे देता हूं, लिख के कर रख लेना। वैलिडिटी जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ऐसा माना जाता है होती है, जो पॉजिटिविस्ट रिसर्च होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर वैलिडिटी हमेशा क्वेश्चनेबल रखी जाती है, क्योंकि जनरलाइजेशन होती नहीं है, और ज्यादातर क्वालिटेटिव स्टडीज जो है एक ग्रुप स्पेसिफिक या इंडिविजुअल स्पेसिफिक या सिचुएशन स्पेसिफिक होता है, तो जनरलाइजेशन नहीं की जा सकती है। बट अगर किसी रिसर्च को वैलिड माना जाए, किसी भी रिसर्च को वैलिड मानने का तरीका क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से चीजें समझा रहा है एज इट इज, इट मेजर्स प्रिसाइजली व्हाट इट ट्राइज टू मेजर। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑन फेस वैल्यू क्योंकि सिर्फ फैक्ट पढ़ता है इसलिए वो वैलिड है, बट रियलिटी में क्वालिटेटिव रिसर्च की वैलिडिटी ज्यादा होती है, बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च में हिडन वैल्यूज और फैक्ट्स दोनों को लिया जा रहा है, क्वांटिटेटिव पे नहीं। इसको नोट करके जरूर आपके कंक्लूजन का पार्ट बनाना व्हेन अ क्वेश्चन कम्स ऑन वैलिडिटी, और वैलिडिटी को शायद वो क्वालिटेटिव या मैं थियोरेटिकल स्टैंड से कनेक्ट कर दे। सेकेंड टॉपिक, क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक, और इसके अंदर भी स्पेसिफिकली केस स्टडी, इसके अंदर भी स्पेसिफिकली कंटेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, कॉन्वर्जेशनल एनालिसिस, ये वाला पार्ट, बायोग्राफिकल मेथड्स। बायोग्राफी हो सकता है अब नहीं पूछे क्योंकि बहुत शॉर्ट स्पैन पहले ही उसने पूछा, बट ये कंटेंट एनालिसिस वाले मेथड पढ़ने हैं। सर्टनली आपको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन को भी इतनी ही अहमियत देनी है, बट क्योंकि ये दोनों टॉपिक ऑलमोस्ट हर कोई बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, यूपीएससी का शिफ्ट देखो, कंटेंट, बायोग्राफी, फोकस ग्रुप डिस्कशन, इन सब पे होने लगा। Please be ready with this because UPSC is going to hit you hard where you are the weakest. So these two topics I believe is more important when compared to hypothesis, validity, रिलायबिलिटी, वेरिएबल्स और सैम्पलिंग फॉर दैट मैटर। बाकी वाला पार्ट अगर आप जस्ट देख के भी जाओगे तो चलेगा, बट इन दोनों को रेडी रखो ताकि आए तो आपके लिए टाइम भी सेव हो और मार्क्स भी बेटर आए। कमिंग टू द फोर्थ चैप्टर, जहां पे मेरे को लगता है ये कुछ टॉपिक्स है जो प्रिसाइजली आने चाहिए इस साल। कार्ल मार्क्स का अगर देखें तो मेरे को लगता है क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थोड़ा सा तैयार करो, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म तैयार करो, और दूसरा टॉपिक जो है कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। एलिनेशन इज अ स्ट्रिक्ट नो एज फार एज दिस ईयर्स क्वेश्चन इज concerned because in past 5 years there have been 3 goddamn questions on alienation, तो चलेगा। और एलिनेशन आपका नॉर्मली स्ट्रांग भी रहेगा, तो मुझे नहीं लगता एलिनेशन का कोई भी क्वेश्चन बनता इस साल कार्ल मार्क्स से। इमाइल डर्कहाइम इज वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर, बट यस एज अ रिचुअल एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा हर थिंकर से, और मुझे ऐसा लगता है कि सुइसाइड इज द टॉपिक जो शायद इस साल 100% आ रहा है आपके पेपर के अंदर। प्रिपेयर द टॉपिक ऑफ सुइसाइड, ऑल्दो दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर, बट यट 10 to 20 मार्क्स एक क्वेश्चन तो आना ही आना है थिंकर से। सुसाइड को अच्छे से रेडी करो। सुसाइड का एक एसेंस मैं आपको इधर समझा दे रहा हूं। सुसाइड में डर्कहाइम सीधा सीधा ये जानना चाहते हैं कि क्या रेट ऑफ सुसाइड नॉर्मली सोसाइटी के अंदर डिपेंडेंट किस पे है, क्योंकि वो सुसाइड को सोशल फैक्ट मान के चलते हैं, तो सोशल फैक्ट का कॉज किसी दूसरे सोशल फैक्ट में, और वो कॉज उन्हें मिलता है सॉलिडारिटी में। सॉलिडारिटी डिटरमाइन करती है कि आर यू प्रोन टू सुसाइड और नॉट, सुसाइड रेट इंक्रीज होगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल, वॉर के टाइम में सॉलिडारिटी हाई रहती है सोसाइटी में तो सुसाइड रेट कम हो जाते हैं। फेस्टिवल्स के टाइम में सॉलिडारिटी हाई रहती है तो सुसाइड रेट कम हो जाते हैं। अब ये सॉलिडारिटी सबके अंदर तो है नहीं, एवरेज मेंबर में कॉमन हो सकती है, बट देयर आर पीपल हु मे नॉट हैव इक्वल डिग्री ऑफ सॉलिडारिटी। आप कब इंटीग्रेटेड हो सोसाइटी में, शायद ज्यादा हो सकता हूं या वाइज वर्सा। अब ये सॉलिडारिटी कितना है सोसाइटी में डिपेंड करता है इंटीग्रेशन, दो सोशल करंट में
इंटीग्रेशन और रेगुलेशन पे। उसके बेसिस पे उन्होंने 4 टाइप की सुसाइड्स को प्रिडिक्ट किया। इसको थोड़ा सा समझ के जरूर जाना। थर्ड टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर एज फार एज दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी इज मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जिस साल आता है पेपर का कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाता है, बिकॉज मैक्स वेबर is not a precise scholar. Max Weber does not give you a universal truth. The theories are always open to interpretations. और इसके अंदर मुझे जो पर्सनली लगता है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशल एक्शन, ये 2 टॉपिक 100% रेडी होने चाहिए। और जो एक 50-50 वाले एक थॉट में है मेरे, वो है एक आइडियल टाइप। आई डू अंडरस्टैंड अथॉरिटी वाले को मैंने शायद उस लेवल पे इंपॉर्टेंस नहीं दी है, आइडियल टाइप को इसलिए मैं 50-50 पे रखता हूं बिकॉज आइडियल टाइप हालांकि क्वेश्चन नहीं बनता है, बट येट उसके अंदर एप्लीकेशन, उसके अंदर करंट रेलेवेंस, सारी चीजों का बहुत अच्छा सा मिश्रण हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूपीएससी आइडियल टाइप और सोशल एक्शन को कंबाइन कर दे। इनफैक्ट तो आइडियल टाइप इज समथिंग जो इन दोनों के अंदर फिट किया जा सकता है, एंड दैट्स द रीजन ये 2 टॉपिक को 100% तैयार करके चलना और थोड़ा सा नोवल कंटेंट ऐड करो। आज बैठ के प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की थोड़ी सी नई इंटरप्रिटेशन देखो। 2-2 पॉइंट सब नए इस मेजर टॉपिक्स के ऐड करके रखने हैं, ताकि वो एक नॉर्मल कंटेंट नहीं लिखो। नॉर्मल लिखोगे ना 240 से ऊपर कहीं जाने का संभावना ही नहीं बनता है। अगर मैं जाऊं पार्सन्स के अंदर, तो पार्सन्स में क्रिटिक बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। 2019 को छोड़ के ऑलमोस्ट हर साल पार्सन कॉमन रहा है, हर साल 20 मार्क का क्वेश्चन आया। और मजे की बात यह है, पार्सन जिस क्वेश्चन में आता है उसके बाकी 2 क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी होते हैं, बिकॉज पार्सन को नॉर्मली लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं। अब टालकट पार्सन का या तो क्रिटिक, क्योंकि क्रिटिक इसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, नहीं पढ़ते हैं लोग, पर्सन ही नहीं समझ में आता है तो क्रिटिक कहां से समझ में आएंगे। बट मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद क्रिटिक से अदरवाइज भी क्वेश्चन आ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पैटर्न वेरिएबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू सोशल सिस्टम थियरी। तो ऑल दो ही टॉपिक पढ़े तो जा सकते हैं, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, बट यस पैटर्न वेरिएबल इज समथिंग विच आई डेसिसिवली बिलीव कि इस साल क्वेश्चन बनता है। पैटर्न वेरिएबल है क्या, पैटर्न वेरिएबल सोशल एक्शन और सोशल सिस्टम में कनेक्शन कैसे रखता है, और किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है चीजें इन दैट पर्टिकुलर थियरी। मर्टन के अंदर रेफरेंस ग्रुप श्योर क्वेश्चन आ रहा है, बिकॉज जिस साल वेबर डोमिनेट करता है उस साल मर्टन स्ट्रांगली आता है। और मर्टन के अंदर रेफरेंस ग्रुप थोड़ा सा अच्छा से प्रिपेयर करके जाओ। डिविएंस का करंट एप्लीकेशन काफी समय से यूपीएससी ने पूछ लिया है, और जहां तक लैटेंट और मैनिफेस्ट है वो भी काफी पूछा गया है। रेफरेंस ग्रुप को बहुत इग्नोर मारा गया है। इनफैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो रिसरफेस कर जाए और सडनली पीपल में बी शॉक्ड। रेफरेंस ग्रुप होता क्या है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है, नॉर्मेटिव ग्रुप क्या होता है, रेफरेंस कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, इसकी आज अहमियत क्या है, क्या रेफरेंस ग्रुप से चीजों को समझा जा सकता है, कंज्यूमरिज्म से अटैच करना, इसको कहीं ना कहीं क्लास कॉन्फ्लिक्ट से अटैच किया जा सकता है, संस्कृताइजेशन से अटैच किया जाता है। 4-5 पॉइंट एक यूनिक लिख के रखने हैं तुम्हें। आज यही गोल होना चाहिए सोशियोलॉजी से रिलेटेड। मीड, मुझे लगता है कि शायद मीड से कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। यस आई नो दैट कि सेरेमनी में एक क्वेश्चन तो बनता ही है, बट आई स्टिल फील कि मीड पे शायद इस साल एक क्वेश्चन बनता नहीं है। अब अगेन इस पे मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूं कि द रीजन बीइंग टॉपिक ही एक है, तो उसमें प्रिडिक्ट क्या किया जाए मीड के अंदर। बट अगर मीड पढ़ते हो तो मीड को आप स्ट्रैटिफिकेशन में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। सो वी स्ट्रिक्टली प्रिडिक्ट के एक ज्यादा से ज्यादा 10 मार्कर चॉइस में डाला जा सकता है मीड का, क्योंकि वो आपके सिलेबस में थिंकर के रूप में मेंशन्ड है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्वेश्चन नहीं बनता है जीएच मीड में इस साल। चैप्टर 5, और एक रीजन है नहीं बनता है, मर्टन और मीड को अल्टरनेटिवली लेके चला है यूपीएससी हमेशा, और जब मर्टन आता है तो मीड की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0.1% हो जाती है। सो दैट्स द रीजन आई फील कि मर्टन इज फॉर श्योरली कमिंग, एंड दैट टू रेफरेंस ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट यू शुड बी कंट्रोलिंग। मीड इसलिए वी डोंट प्रेडिक्ट। स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, स्पेशली जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आए, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, एक्सक्लूजन, हायरार्की, स्ट्रेटिफिकेशन, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी। लेकिन 2 टॉपिक जो मुझे लगता है इस साल स्ट्रेटिफिकेशन में बनता है 100% क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन। एमपीआई का इंडेक्स भी आया, चीजें भी आई, बहुत डिबेट हुई है इस टॉपिक के ऊपर। ईपीडब्ल्यू में बहुत अच्छे आर्टिकल पॉवर्टी और डेप्रिवेशंस में आए हुए हैं, और ईपीडब्ल्यू एक बेस डॉक्यूमेंट बन जाता है कई बार अपने क्वेश्चंस का, जहां पे एज इट इज टॉपिक्स या आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। डू बी वेरी सर्टेन, पॉवर्टी की थियरीज, पॉवर्टी के थिंकर्स के ओपिनियन, डेप्रिवेशन का मीनिंग, फॉर्म्स ऑफ डेप्रिवेशन और पॉवर्टी में रिलेशनशिप क्या है। एक लाइन में बताऊं तो एनी पॉवर्टी व्हिच डज नॉट मेजर द डेप्रिवेशंस इज नथिंग बट एन एम्प्टी स्टैटिस्टिकल बॉक्स। सिंपल सी बात।
क्योंकि पॉवर्टी अपने आप में एक डेप्रीवेशन का फॉर्म है। पॉवर्टी सिर्फ एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं है, रिलेटिव फॉर्म में भी मिलती है। थोड़ा सा एक अच्छे से स्टडी करके जाना इमीडिएटली बिफोर द पेपर, एंड राइट नाउ डू एड सर्टेन नोवालिटी एज फार एज योर कंटेंट इज कंसर्न। सांगवान साहब आपको 300 प्लस तो सर्टेनली नहीं दिलाएंगे। इस साल नहीं समझोगे तो अगले साल डेफिनेटली समझोगे। थियरीज के अंदर वेबर और मार्क्स का कंपैरिजन बनता है इस साल ऑन देयर थियरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। या फिर जो दूसरा टॉपिक मुझे लगता है फंक्शनलिज्म नहीं, क्रिटिक ऑफ फंक्शनलिज्म को पढ़ के जाओ, जो मेल्विन एंड ट्यूमिन साहब ने दिए हैं। ये दो टॉपिक अगर आप तैयार करते हो तो 99.1% योर स्ट्रैटिफिकेशन वुड बी सॉर्टेड आउट। बाकी टॉपिक को अगर आप टच करके भी जाओ तो ठीक है, नहीं जाओ तो भी ठीक है। इससे आगे जस्ट अ स्मॉल इंफॉर्मेशन, आवर सितंबर बैच हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। आई डू अंडरस्टैंड दिस इज अ मेंस डिस्कशन राइट नाउ, बट येट इफ सम पीपल आर वाचिंग दिस एंड सम पीपल वांट टू गेट इनटू आवर बैच, डू गेट इनटू दिस बैच एंड यू विल रियली फील द rhythmic change as far as sociological preparation is concerned। और ये सारा का सारा जो पेपर आज मैं बोल रहा हूं, प्रिडिक्शन या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है आने चाहिए, इन सब का लाइव डिस्कशन होगा यूट्यूब के ऊपर वंस द पेपर इज डन। कोई वेट नहीं होगा कि शाम को करेंगे, कल करेंगे, आंसर्स बनाएंगे, वो सब काम नहीं है। जैसे ही आपका यूपीएससी का पेपर खत्म हुआ, ऑब्वियसली 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाता है पेपर आते हुए, हाथ में आते हुए, अपलोड होते हुए, उसके बाद तुरंत डिस्कशन चालू हो जाएगा जिस दिन सोशियोलॉजी का पेपर खत्म होगा। ऐसा नहीं कि वो इवनिंग में होगा, पेपर 2 के बाद होगा, पेपर 1 के बाद, तुरंत विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट और एनी टाइम। Chapter 6, work and economic life. Work and economic life में absolutely no predictions are possible. I'm sorry to say that, friend, but yet बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल इसमें। इनकी थोड़ी सी सोशियोलॉजी जरूर पढ़ के जाओ, बिकॉज मैंने कुछ आर्टिकल्स भी बनाया स्टडी आईक्यू के ऊपर, इनके ऊपर। डोमेस्टिक वर्क का एक अंडरस्टैंडिंग लेके जाओ, ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, गिग इकोनॉमी, दीज आर सर्टेन टॉपिक जो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इस चैप्टर में आते ही कंपैरिजन करंट इश्यूज है और ये सारे के सारे इश्यूज करंट में काफी डोमिनेटिंग रहे, तो देयर कुड बी सर्टेन सोशियोलॉजी ऑफ ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, इनफॉर्मलाइजेशन जो हो रही है, गिग इकोनॉमी, मून लाइटनिंग, इन सब के वीडियो स्टडी आईक्यू के ऊपर बनाए हुए हैं। 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप देख लेते हो तो आपको बहुत अच्छा सोशियोलॉजिकल परसेप्शन मिलेगा। बट यस, अगर टाइम फिर भी नहीं है तो एटलीस्ट 15-15 मिनट देख के इन टॉपिक्स को गूगल सर्च कर लो, सोशियोलॉजी ऑफ दिस, आपको कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे। एक आर्टिकल से 10 पॉइंट भी बना के रख लोगे, योर थिंग इज सॉर्टेड आउट। और इस चैप्टर के अंदर मार्क्स लाना बहुत आसान है अगर आप अप्लाई कर पाओ चीजों को। चैप्टर 7, पावर एंड पॉलिटिक्स, सबसे बड़ा चैप्टर पेपर 1 का और इनफैक्ट सबसे लीस्ट आस्क्ड चैप्टर है। इतने सारे टॉपिक है लेकिन यूपीएससी हमेशा या तो थियरी पे घूम रहा है और उसके अंदर भी इलीट, पावर इलीट, इलीट, पावर इलीट, परेटो, मील्स, इन्हीं के ऊपर चल रहा है। वो न मार्क्स देखा, न वेबर देखा, न पार्सन देखा, न स्ट्रक्चर फंक्शन देखा, न रॉबर्ट डायल देखा, मतलब एक ही थियरी पे मेजरली घूम रहे हैं। पिछले 4-5 साल में इलीट इलीट भरा हुआ है। दूसरा जो टॉपिक उसने पूछा है प्रेशर ग्रुप और सिविल सोसाइटी के ऊपर, बट यस, मेरा प्रेडिक्शन अदरवाइज है इस साल। मुझे ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पावर एंड पॉलिटिक्स में बनता है वो है एक आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बहुत अच्छे से तैयार भी कर सकते हो और शायद आपका तैयार भी होगा। आइडियोलॉजी का मीनिंग क्या है, डैनियल बेल क्या बोलता है, फुकुयामा क्या बोलता है, सैमुअल हंटिंगटन क्या बोलते हैं। There are people who are talking about end of ideology, रेमंड एरन क्या बोलते हैं इनफैक्ट। तो एक बार इसको थोड़ा सा तैयार करके जाओ, आइडियोलॉजी का मीनिंग क्या है, आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, आइडियोलॉजी का यूज क्या है, आइडियोलॉजी की सिग्निफिकेंस क्या है, और क्या डेथ ऑफ आइडियोलॉजी हुई है या नहीं हुई है। द थियरीज ऑफ पावर, ये इसलिए बिकॉज एक क्वेश्चन यहां से बनता है, नॉट बिकॉज इस साल, बट यस यूपीएससी ने इसको छोड़ा नहीं है, इसको कंटिन्यूसली पूछा है, बट प्रिसाइजली सही कौन सी थियरी, मैं शायद प्रिडिक्ट करता हूं कि एलीट वाला थियरी तो अब नहीं पूछेगा। देयर इज अ लिमिटेशन टू एवरी क्वेश्चन, देयर इज अ लिमिटेशन टू एवरी टॉपिक। कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक पूछोगे तो कहीं ना कहीं दैट इज नाउ रेडी ऑफ द स्टूडेंट्स। आप इधर जरूर एक प्लूरलिस्टिक वर्जन पढ़ के जाओ जिसको शायद कनेक्ट सिविल सोसाइटी से भी किया जा सकता है। और द थर्ड टॉपिक विच आई बिलीव इज द नेशन। नेशन के ऊपर पेपर 1 में कोई क्वेश्चन नहीं है पिछले 5-6 साल में। नेशन को अच्छे से पढ़ के जाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग डिबेट रही चीजों में, वॉर के सिनेरियोज रहे कुछ कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहे। खालिस्तानी जैसा कॉन्सेप्ट भी इंडिया के अंदर रहा, कश्मीर के अंदर फिर एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जो नेशन का तो नहीं लेकिन इंडिया पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूं इनफैक्ट, यहाँ पे वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। एक थोड़ा सा इसको डीप में देखो यार। और नेशन के ऊपर पेरियार साहब का एक आर्टिकल भी आया APW के अंदर, तो यार ये वाला पार्ट बनता है, एक बार तैयार करके जाओ सोशियोलॉजी ताकि आपका आंसर जनरल नहीं हो। कमिंग टू द चैप्टर रिलीजन के अंदर मोनिज्म मैं हर साल बोलता हूं, ओनली रीजन बीइंग मोनिज्म पे पूरी यूपीएससी की हिस्ट्री में सोशियोलॉजी पे एक भी क्वेश्चन नहीं है। अब मोनिज्म अब हर साल इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब एक बार भी नहीं आया एक ऐसा टॉपिक जो पेपर 1 में आज तक पूछा ही नहीं गया है, वो है ये
इससे पहले हम स्कोप के बारे में बोलते थे और स्कोप आया, 2 बार आया पिछले 5 साल में, शायद 3 या 2 बार आया हुआ है। मतलब वो टॉपिक आया, फिर मोनिज्म जिस दिन आ जाएगा वहां पे दिक्कत देके जाएगा आपको, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है। मोनिज्म रेफर्स टू दैट क्रिएटर एंड क्रिएशन आर वन एंड द सेम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोनोथिज्म, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोनिज्म। सो जो टॉपिक हमें लगता है रिलीजन और साइंस की एक रिलेशनशिप अच्छे से समझ के जाओ, बिकॉज कहीं ना कहीं फिजोल कैपरा बोलते हैं साइंस डज नॉट रिक्वायर रिलीजन, रिलीजन डज नॉट रिक्वायर साइंस, बट एन इंडिविजुअल रिक्वायर्स बोथ। तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप डरखाई सॉरी जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप अगस्ट कॉम्ट और मैक्स वेबर के टाइम से स्टार्ट हुई थी, आज जाके कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बन चुकी है। वो technology can at the best can help you to initiate change, but in order to maintain that change one have to change the thought process, and that thought process can be best changed by the religious ideologies. Second, most probably there would be a general question, एक बहुत जनरल क्वेश्चन, ये इसका मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए, सिलेबस में आंसर है, एनिमिज्म लिखो, नेचरिज्म लिखो, मोनिज्म लिखो और प्लूरलिज्म लिखो, जिसके अंदर आप मेजर डिनोमिनेशन हिंदुइज्म, इस्लाम एंड अदर्स लिख सकते हो, और साथ ही साथ में सेक्ट और कल्ट, आपको सिलेबस में ही आंसर मिलेगा। और दूसरा मोनिज्म, एज आई सेड, इट्स इंपॉर्टेंट। यस, आई पर्सनली बिलीव कि शायद रिवाइवलिज्म पे उस लेवल पे नहीं बनता है, फंडामेंटलिज्म पे जरूर एक ऐसा टॉपिक है जो तैयार करके जा सकते हो। 2 रीजन, इसका मैं प्रिडिक्शन सिर्फ मेरी इंट्यूशन पे कर रहा हूं फंडामेंटलिज्म का, कि शायद ये टॉपिक जो है बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। कम्युनलिज्म और फंडामेंटलिज्म के डिफरेंसेस या फिर ये जो एस्पेक्ट है, मेनी टाइम्स वी डू नॉट फोकस ऑन दिस, सो प्लीज डू एटलीस्ट आल्सो ऐड ऑन दैट टॉपिक एंड डू रीड इट, बिकॉज दैट क्वेश्चन हैज बीन highly been concerned in the modern society, and at the same time people are largely not well aware about the conceptual understanding of the religious fundamentalism. और coming to family वाला चैप्टर, एक टॉपिक, 2 टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर साल पूछे गए हैं। कॉन्टेम्पररी ट्रेंड्स इन फैमिली एंड मैरिज, कभी फैमिली का चेंज पूछा, कभी मैरिज का चेंज पूछा। एक 10 पॉइंट की एनालिसिस अच्छे से बना के चले जाओ, इनफैक्ट कि फैमिली में पहले क्या थी, आज क्या, और चेंजेस क्या है। आपको पहले फैमिली, आज की फैमिली ऑटोमेटिकली चेंज दिखाई देगी। सेम थिंग फॉर मैरिज, और ये इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज, बिकॉज कहीं ना कहीं सेम सेक्स, एलजीबीटीक्यू प्लस बहुत सारी चीजें आई। क्वेयर के ऊपर शायद नहीं आया, बिकॉज क्वेयर एक बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट थियरी है सोशियोलॉजी में, बट येट सिंस वी डू नॉट हैव दैट थियरी डायरेक्टली, बट येट अगर आप फिर भी सोशियोलॉजी थोड़ा सा 5-10 मिनट क्वेयर थियरी देखो सोशियोलॉजी में, तो लेख के कंटेंट बना के रखो, इफ इट कम्स इट विल बी इजी। तो ट्रेंड्स इज सर्टेनली इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक पेट्रियार्की की तो ये इंपॉर्टेंस रही है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा गया। पेपर 1 का आपका टॉपिक है पेट्रियार्की एंड डिवीजन ऑफ लेबर, पेपर 2 का टॉपिक है पेट्रियार्की, एंटाइटलमेंट एंड डिवीजन ऑफ लेबर, चैप्टर रिमेनिंग द सेम। 2017 में पेपर 1 में भी आया, पेपर 2 में भी आ गया। मतलब पेट्रियार्की, एंटाइटलमेंट और डिवीजन ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर सिंपल तरीके से देखें तो पेट्रियार्की रेफर्स टू ए सिस्टम and a structure which subordinates women and empowers men. तो पेट्रियार्की तभी होती है जब वुमेन सबॉर्डिनेट और मेन एम्पावर भी हो। सिर्फ मेन एम्पावरमेंट इज नॉट पेट्रियार्की, सिर्फ वुमेन सबॉर्डिनेशन इज नॉट पेट्रियार्की, दोनों चीजें होनी चाहिए साथ ही साथ में। सो प्लीज मेक श्योर ये देखो। और हाउस होल्ड एक ऐसा टॉपिक है जो ये तो बिकॉज ऑफ ट्रेंड के कारण हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, ये मैं 100% बोल रहा हूं एक क्वेश्चन हाउस होल्ड में बनेगा इस साल, बिकॉज देयर हैज बीन अ स्ट्रिंजेंट चेंज, देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग डिमांड। अबॉर्शन से रिलेटेड हम चीजें देख चुके हैं, मैरिटल रेप्स के ऊपर हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ये हाउस होल्ड अच्छे से तैयार करो। हाउस होल्ड क्या होता है, मीनिंग क्या है, कैसे ये डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट है, कैसे ये फैमिली से डिफरेंशिएट किया जाता है, क्या फैमिली हाउस होल्ड में कन्वर्ट हो रही है, या फिर आज फेमिनिस्ट कैसे हाउस होल्ड को ही फैमिली मान के बैठे हैं, किनशिप और फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्लीज थोड़ा सा सोशियोलॉजी इसका एक बार जरूर एड ऑन कर लेना आपके कंटेंट के अंदर। इफ इट इज ऑलरेडी देयर इज नो इश्यूज। कमिंग टू द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 10 सोशल चेंज। सोशल चेंज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पिछले 15 साल में रहा है इनफैक्ट, वो है एजुकेशन। तो इसलिए ऑब्वियसली एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा गया है। पेपर 1 में पूछा है या पेपर 2 में पूछा है, पर पूछा जरूर है एजुकेशन से। तो प्लीज मेक श्योर एजुकेशन एंड सोशल चेंज कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम, डिजिटलाइजेशन और बहुत सारी चीजें अभी चल रही है। एजुकेशन और सोशल चेंज पे बहुत सारे सोशलॉजिस्ट है, 5 लिस्ट बनाओ
इनफैक्ट 10 थिंकर की लिस्ट बनाओ, 5 जो बोल रहे हैं सोशल चेंज आता है एजुकेशन से, और 5 थिंकर जो बोल रहे हैं नहीं एजुकेशन स्टेटस को मेंटेन कर रहा है। बिकॉज क्वेश्चन हैज बीन वेरी सिंपल, सीधा पूछ रहा है एजुकेशन ब्रिंग्स सोशल चेंज या एजुकेशन ब्रिंग्स मेंटेन स्टेटस को। 5 अगर आपके पास रहे आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट है। तो एजुकेशन का मीनिंग लिखो इंट्रोडक्शन के अंदर, फिर कैसे चेंज लाता है वो 5 थिंकर्स आपके पास हो, और कैसे शायद स्टेटस को मेंटेन करता है वो 5 थिंकर। तो ये 8 मिनट का क्वेश्चन 4 मिनट में हो जाएगा एग्जाम में, अगर ये आपके पास 10 थिंकर का कंटेंट है। और 10 थिंकर का मतलब कोई 2-2 पेज का नहीं, 2-2 3-3 लाइन का भी होगा तो चलेगा, चाहे वो बॉल्स एंड गिंटेड्स हो, टीवी बॉटमोर हो, एंड्रे बेतले हो, या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल हो, या फिर फॉर एग्जांपल करुणा अहमद हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन, चाहे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोजमेरी हो पिंकिफिकेशन के फॉर्म के अंदर, या फिर गोल्ड थ्रोप की स्टडी हो यहाँ पे, या फिर फॉर दैट मैटर अगर हम देखें कामत साहब की इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टडी है, थोड़े से 5-10 स्कॉलर एक एजुकेशन से रिलेटेड आप एक बार लिख के रखो। अल्थुजर आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, ग्राम्स्की जहाँ पे ऑल्टरनेटिव हेजिमनी और ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी की बात करते हैं, थोड़ा सा यूज कर लेना प्लीज। A very very important topic. Coming to the next theories, ये साल सोशल चेंज का थियरी पे क्वेश्चन बनता है। अब वो एक सिंगल थियरी पूछ ले, और उसके अंदर भी मुझे ऐसा लगता है साइक्लिक थियरी एक बार पढ़ के जाना, सोरोकिन वाला स्पेसिफिकली, और हो सकता है तो ऑक्सफोर्ड स्पेंगलर वाला साइक्लिक थियरी एक जरूर पढ़ के जाओ। बट यस पॉसिबिलिटी है इतना सिंपल में नहीं पूछे, वो सीधा पूछ ले कि डिस्कस एनी 2 थियरीज ऑफ सोशल चेंज विच अकॉर्डिंग टू इज मोर रेलिवेंट, या फिर कंपेयर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरी, इवोल्यूशनरी एंड साइकोलॉजिकल, और डायलेक्टिकल और इवोल्यूशन, और मार्क्सिस्ट और इवोल्यूशन। There are things which can be asked here. So this was something जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। I hope these 15 to 20 minutes have been fruitful. और ये टॉपिक अगर आप लेके जाते हो तो आप आने वाले मेन सोशोलॉजी पेपर 1 में रिग्रेट नहीं करोगे। I bet you on this. Seriously. Best of luck to all of you. God bless you all. मेहनत करना, और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे। 2 कंटेंट अगर नहीं याद आ रहा है तो उसको पकड़ के बैठ के 2 मिनट खराब मत करना पेपर के अंदर, क्योंकि मेंस के अंदर अल्टीमेटली मैटर करने वाला है कि आपने क्या कॉम्प्रीहेंडिंग वे के अंदर वो 200-250 वर्ड के अंदर आंसर्स लिखे हैं। कंटेंट को अगर नहीं याद आ रहा है, ट्राई टू राइट द थॉट ऑफ द स्कॉलर। थिंकर का नेम वो लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका थॉट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज डू राइट दैट। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने मेरे लाइफ में एक अटेम्प्ट में एक मिस्टेक की थी, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि कई बार आपने रॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया जब चॉइस में आता है, फिर वो आपके मार्क्स पीछे ले जाता है। अच्छे से देना बच्चा लोग, और यस अच्छे से लिखना। जो एक थंब रूल फॉलो करना चाहिए हर जीएस या सोशियो के पेपर्स में या किसी भी मेंस के पेपर में, अंडरलाइन करना। पहला अटेम्प्ट शायद मैंने अंडरलाइन किया होता तो आज मैं डीआईजी रैंक में पहुंच गया होता। प्लीज अंडरलाइन करना, बिकॉज अंडरलाइनिंग बहुत मार्क्स देती है। छोटी छोटी बातें आप शायद इग्नोर कर देते हो, और ऐसा नहीं कि लास्ट में 10 मिनट बैठ के मैं अंडरलाइन कर लूंगा, नहीं, पूरा टाइम नहीं मिलेगा पेपर पढ़ने का। तुरंत अंडरलाइन करते जाओ, पेन पेंसिल जिससे भी हो। ऑब्वियसली रेड इंक मत यूज करना, जो पेन है उसी से अंडरलाइन करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।